नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड सरकार की प्रमुख नीतियों के ऊपर चर्चा करेंगे और आज हम लोग मूल रूप से झारखंड सरकार की खेल नीति और सौर ऊर्जा नीति 2022 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यह सेशन झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त असैनिक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और झारखंड सरकार की नीतियों से संबंधित इस प्रतियोगी परीक्षा में कुल 6 प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें कि औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति तथा अन्य नीतियां शामिल हैं। सेशन के द्वारा हम लोग न केवल प्रतियोगी परीक्षा के पीटी एग्जामिनेशन अपितु मेंस को ध्यान में रखते हुए मैंने इसे डिजाइन किया है। तो आइए आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम देखते हैं झारखंड सरकार की खेल नीति 2022 को। और इस नीति का जो लोकार्पण है वह 13 सितंबर 2022 को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया था। इस नीति की जो अवधि है वह 5 साल के लिए इसे बनाई गई है और 5 साल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसे इस नीति के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। नीति का लोकार्पण रांची में किया गया था। यह भी ध्यान रखना है हमें कि रांची से इस नीति का लोकार्पण किया गया था। उद्देश्यों की बात करें तो इस नीति के अंतर्गत राज्य के खिलाड़ियों के क्षमता निर्माण तथा उनका विकास करना पहला उद्देश्य था। वहीं प्रत्येक खेल को एक कैरियर विकल्प के रूप में उपलब्ध कराना तथा उन्हें तैयार करने के लिए इस नीति के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे समाज में एक अवधारणा प्रचलित है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो वर्तमान समय की हम लोग बात करें तो विभिन्न प्रकार के खेल आयोजनों में विभिन्न युवक अपने कैरियर विकल्प को बना रहे हैं, कैरियर को तलाश रहे हैं और उन्हें अच्छी सफलता वहां पर प्राप्त हो रही है। उदाहरण स्वरूप हम लोग देखें तो हमारे राज्य के महेंद्र सिंह धोनी एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित थे तथा इन्होंने खेल के माध्यम से ही संपूर्ण विश्व में अपनी पहचान बनाई। इसलिए इस नीति के अंतर्गत खेलों को आकर्षक और व्यवहार बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए पंचायत स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक खेल को एक सामाजिक परिवर्तन और विकास के उत्प्रेरक के रूप में बनाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर के लिए खेल और व्यायाम के साथ साथ शारीरिक गतिविधियां कितनी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इस नीति में प्रत्येक उम्र के नागरिकों के लिए खेल तथा शारीरिक गतिविधियों हेतु वातावरण तैयार किया जाएगा तथा उन्हें किसी भी प्रकार का कोई संकोच न हो। यदि हम लोग देखें कि एक उम्रदराज व्यक्ति मैदान में जाकर के क्रिकेट या फुटबॉल या किसी अन्य खेल में संलग्न है तो वह संकोच की भावना उसमें आ जाती है और वह इसी संकोच के कारण चाहते हुए भी खेल नहीं पाता है कि समाज में लोग क्या बोलेंगे। लेकिन यदि हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें खेलना और शारीरिक व्यायाम करना उतना ही अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा तथा उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानक के साथ संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। यानी जो भी संसाधन अंतरराष्ट्रीय मानक के हैं प्रत्येक खिलाड़ियों को उपलब्ध कराया जाएगा। देशज एवं पारंपरिक खेलों को इस नीति के तहत प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। जैसे कबड्डी जैसे हमारे देशज और पारंपरिक खेल हैं उसे इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही खेल पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और दिव्यांग खिलाड़ियों को भी समान अवसर इस नीति के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रावधानों की बात करें तो इस नीति के अंतर्गत खिलाड़ियों में जो प्रतिभा अभिवृद्धि के लिए हमें पंचायत, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर एक कार्य योजना बनाई जाएगी और उस योजना के आधार पर कार्य करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है और प्रत्येक खिलाड़ी को 6,000 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ उन खिलाड़ियों का इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि वो किसी प्रकार की दुर्घटना में घायल होते हैं या फिर उन्हें किसी प्रकार की शारीरिक चोट आती है तो उन्हें उन इंश्योरेंस के माध्यम से
विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर स्वास्थ्य इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर सकते हैं। वहीं पूर्व खिलाड़ियों को 10,000 रुपए का मासिक पेंशन प्रदान किया जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब तक 35 से 40 वर्ष की आयु तक जो खिलाड़ी खेलते हैं और उनका चयन किसी भी प्रकार की स्पर्धा में नहीं हो पाता है, तो बाकी की जिंदगी जो है वो काफी आर्थिक तंगी में गुजारते हैं। इसलिए जो भी खिलाड़ी पूर्व खिलाड़ी हैं उन्हें 10,000 रुपए का मासिक पेंशन प्रदान किया जाएगा, ताकि वो एक सम्मानजनक जीवन यापन कर पाए। साथ ही साथ खेल प्रशिक्षकों के लिए 10 लाख रुपए की एक सम्मान राशि का प्रावधान इस नीति के अंतर्गत किया गया है। खेलों के विकास के लिए प्रत्येक ब्लॉक में उच्च कोटि के खेल मैदानों का निर्माण किया जाएगा, ताकि वहां पर जाके खिलाड़ी खेल पाएं। और योजनाबद्ध तरीके से राज्य के खिलाड़ियों के लिए डे बोर्डिंग, क्रीड़ा कृषि केंद्र, आवासीय खेल विकास केंद्र और एकलव्य खेल अकादमी का विकास इस नीति के माध्यम से करने का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही साथ इस नीति के अंतर्गत देश का पहला खेल डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसमें सभी खिलाड़ियों की जानकारी उपलब्ध होगी। साथ ही साथ खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का बात इस नीति के में किया गया है और खिलाड़ियों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। पूर्व में भी हम लोग देख चुके हैं कि जब कोई फॉर्म भरा जाता है तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि यदि आप किसी प्रतियोगी खेल में यदि आपने किसी प्रकार का पदक जीता है, चाहे वो राष्ट्रीय पदक हो, अंतरराष्ट्रीय पदक हो या राज्य स्तरीय पदक हो, तो आपको वहां पर आरक्षण दिया जाता है। और यदि खिलाड़ी अपने खेल के पश्चात कोई शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें उन शिक्षण संस्थानों में एक अलग संवर्ग, आपका खिलाड़ी से संबंधित एक वर्ग बनाया जाएगा और उसमें खिलाड़ी को आरक्षण दिया जाएगा। उस कोटे से खिलाड़ियों का चयन उस शिक्षण संस्थान में किया जाएगा। साथ ही झारखंड के खिलाड़ियों को राज्य स्तर की जो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरी है उसमें सीधी भर्ती का प्रावधान इस नीति के तहत किया गया है। नीति में ग्रामीण खेल केंद्र, खेल अकादमी, खेल विश्वविद्यालय, खेल विज्ञान, खेल प्रतिभा खोज, खेल संरक्षण विकास, प्रशिक्षक विकास, फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम, खेल ब्रांडिंग एवं पारदर्शिता के संबंध में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, ताकि झारखंड में खेलों का समुचित रूप से विकास किया जा सके। वहीं प्रशिक्षकों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षकों के लिए पुरस्कार दिया जाएगा तथा जो प्रशिक्षक जमीनी स्तर या पंचायत या ब्लॉक स्तर पर कार्य करते हैं वैसे जमीनी स्तर के प्रशिक्षकों के लिए एक प्रतिभा पूल बनाया जाएगा, जिससे न केवल प्रशिक्षकों बल्कि खिलाड़ियों को भी बेहतर लाभ प्राप्त हो पाएगा। विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियों और कम्युनिकेशन कौशल से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रायोजकों को आकर्षित करने की बात इस नीति में कही गई है। फुटबॉल, हॉकी आदि के लिए झारखंड प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है झारखंड खेल नीति 2022 में फुटबॉल और झारखंड प्रीमियर लीग का आयोजन किस खेल के लिए किया जाएगा। तो फुटबॉल और हॉकी, चूंकि हम लोग जानते हैं झारखंड में फुटबॉल और हॉकी का विकास अत्यधिक हुआ है और विभिन्न जो खिलाड़ी हैं, विशेष रूप से महिला खिलाड़ी हॉकी की, वो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व वैश्विक प्रतियोगिताओं में करते हैं। साथ ही साथ फुटबॉल की भी बहुत सारी खिलाड़ी हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वर्तमान समय की बात करें तो संपूर्ण विश्व में खेलों में डोपिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसके रोकथाम के लिए झारखंड में डोपिंग मुक्त खेल को सुनिश्चित करने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया की तरह कानूनों को यहां पर लागू किया जाएगा, ताकि झारखंड में जो डोपिंग की समस्या है उसे पहले ही स्तर पर रोक दिया जाए और यहां पर डोपिंग मुक्त खेलों का आयोजन हो पाए। साथ ही साथ खेल विभाग उन संगठनों को भागीदार बनाने का कार्य करेगा जो झारखंड में स्कूली बच्चों के स्पोर्ट्स डेवलपमेंट हेतु इच्छुक हैं।
इसके अतिरिक्त झारखंड में फुटबॉल, तीरंदाजी और एथलेटिक्स में रोड मैप बनाने के लिए एक विशेष पहल की जाएगी और राज्य में खेल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए स्टेट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि खिलाड़ियों की आर्थिक सहायता की जाएगी और विभिन्न खेलों के लिए फंड्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो यह जो हमारी झारखंड खेल नीति है 2022, यह वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरी करने में सक्षम है और झारखंड में खेलों के विकास में यह एक उल्लेखनीय भूमिका निभा सकती है। अगली नीति के रूप में हम लोग सौर ऊर्जा नीति 2022 को देखेंगे और इस नीति को 4 जुलाई 2022 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लागू किया गया था। इस नीति का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में इसे आपका लागू किया गया है वित्तीय वर्ष 2022-23 को और 2026-27 तक झारखंड में सौर ऊर्जा से लगभग 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि झारखंड से जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये लगभग बीचों बीच गुजरती है और यहाँ वर्ष के लगभग 300 दिन यहाँ पर सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें प्राप्त होती हैं। इसलिए झारखंड में सौर ऊर्जा का विकास अत्यधिक महत्वपूर्ण है और वर्तमान परिस्थितियों में जब संपूर्ण विश्व ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या और चुनौतियों से जूझ रहा है तो झारखंड को भी इसमें अपना योगदान करना चाहिए और अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से बिजली का उत्पादन करना चाहिए। क्योंकि झारखंड जो है कोयला के उत्पादन में एक अग्रणी राज्य है और यहाँ बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से कोयले का ही उपयोग किया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में सहायता मिल रही है। तो वर्तमान समय में सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत अगले 5 वर्षों में 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अब इस उत्पादन को जो है वह सोलर पार्क, कैनाल टॉप सोलर, फ्लोटिंग सोलर प्लांट आदि योजनाओं के माध्यम से इसे प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। 4000 मेगावाट के इस लक्ष्य का विभाजन यदि हम लोग देखें तो यूटिलिटी स्केल पर लगभग 3000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर ऊर्जा के अंतर्गत 720 मेगावाट और ऑफ ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट के तहत 280 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और ये पूरे लक्ष्य का यहाँ पर वितरण आपके लिए दिया गया है, जो इस ग्राफिक्स में भी आप देख सकते हैं। यूटिलिटी स्केल सोलर के अंतर्गत सोलर पार्क, गैर सोलर पार्क, फ्लोटिंग सोलर और कैनाल टॉप सोलर का उपयोग किया जाएगा, जिसके माध्यम से कुल 3000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। वहीं डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर ऊर्जा के अंतर्गत रूफटॉप सोलर, कैप्टिव सोलर और सौर सिंचाई के माध्यम से कुल 720 मेगावाट और ऑफ ग्रिड सोलर के माध्यम से मिनी और माइक्रो ग्रिड का निर्माण किया जाएगा। सौर ऊर्जा से आजीविका और सोलर पंप के माध्यम से कुल 280 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ऑफ ग्रिड सोलर जो है उसके माध्यम से सोलर पंप्स लगाए जाएंगे, जिससे कि 120 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। अब झारखंड के वैसे क्षेत्र जहां बिजली नियमित रूप से नहीं आती है और किसानों को अपने खेतों में सिंचाई की सुविधा चाहिए, तो उन्हें सोलर पंप का उपयोग करना होगा, जिससे न केवल वो निर्बाध रूप से अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं बल्कि सोलर एनर्जी का उत्पादन भी यहाँ पर हो रहा है। इस नीति के प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो निजी निवेशकों के प्रोत्साहन के लिए इसमें विभिन्न प्रकार के कदम उठाए गए हैं, जिसमें प्रमुख है सिंगल विंडो सिस्टम, यानी यदि कोई भी निवेशक है और वह निवेशक झारखंड में सौर ऊर्जा परियोजना लगाना चाहता है तो उसे विभिन्न प्रकार के क्लियरेंस अलग अलग डिपार्टमेंट से लेने होंगे, लेकिन यहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से विभिन्न विभागों के जो क्लियरेंस हैं उसे एक ही विंडो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। वहीं यहाँ पर पेमेंट मैकेनिज्म की बात कही गई है और लैंड बैंक के माध्यम से सरकार निवेशकों को भूमि की व्यवस्था उपलब्ध करवाएगी। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि झारखंड में लैंड बैंक का विकास किया गया है
और लैंड बैंक के माध्यम से ही सरकार निवेशकों को भूमि प्रदान करेगी। वहीं समर्पित सौर ऊर्जा सेल का गठन किया जाएगा जो 24x7 सौर ऊर्जा के विकास के लिए कार्य करेगी और यहां पर अधिकतम 60 दिनों के अंदर इसकी वैधानिक स्वीकृति सरकार के द्वारा प्रदान कर दी जाएगी। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सौर ऊर्जा सेल का गठन अधिकतम कितने दिनों के अंदर किया जाएगा, तो 60 दिनों के अंदर में, और 1000 सोलर ग्राम के गठन की बात इस योजना में कही गई है। ध्यान रखिएगा 1000 सोलर ग्राम के गठन की योजना इस नीति के अंतर्गत रखी गई है। यह भी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वहीं आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना में नीति का निर्धारण किया गया है जिसके तहत उन्हें क्रॉस सब्सिडी प्रदान की जाएगी और थर्ड पार्टी और कैपिटिव उपयोग में उन्हें छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ यदि कोई निवेशक झारखंड में सौर ऊर्जा से संबंधित कोई प्लांट स्थापित करना चाहता है तो उसे 1% की दर से 25 वर्ष तक इंडेक्सेशन और बिजली बिल में छूट प्रदान की जाएगी। यह आपका पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने जा रहा है कि कितने % की दर से 25 वर्ष के लिए इंडेक्सेशन और बिजली बिल से निवेशकों को छूट प्रदान की जाएगी, तो आपका 1% की दर। इसके साथ ही अगले 5 वर्षों तक निवेशकों को राज्य वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम लोग SGST कहते हैं, SGST में निवेशकों को 100% की छूट प्रदान की जाएगी। और सरकार जो है इन लक्ष्य के अनुरूप कार्यों के विश्लेषण के लिए 2 उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी जो न केवल सौर ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी अपितु जो प्लांट लगाए जा रहे हैं उनके कार्यों को भी समीक्षा यहाँ पर ये दोनों समिति करेगी। तो जो आज का सेशन था खेल नीति और सौर ऊर्जा नीति 2022 से संबंधित यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को उपयोगी और लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।